मैं हूं सैम बहादुर। क्या आप जानते हैं 1962 के युद्ध में भारत को संभालने में मेरा कितना योगदान था? ध्यान से सुनो, मुझे 9 गोलियां लगी थीं, फिर भी मैं डटा रहा। और जब समय आया, मैंने इंदिरा गांधी की आंखों में आंखें डालकर साफ कहा, अभी युद्ध किया तो हार निश्चित है। उसके बाद मैंने 6 महीने की तैयारी मांगी, और जब तैयारी पूरी हुई तो सिर्फ 13 दिनों में 93,000 दुश्मन सैनिकों को घुटनों पर ला दिया। Soldiers, the hour of battle is upon us. Stand firm for our nation's honors at stake. On my command, we advance. 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर शहर में एक पारसी परिवार में सैम हॉर्मस जी, फ्रामजी जमशेद जी मानेक शॉ का जन्म हुआ। उनके पिता डॉक्टर थे और परिवार मूल रूप से गुजरात के वलसाड़ इलाके से था। बेहतर भविष्य की तलाश में उनके माता पिता अमृतसर आए थे और वहीं क्लिनिक और फार्मेसी शुरू की थी। सैम अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। बचपन से ही वे अलग स्वभाव के थे। उनमें आत्मविश्वास था, जिद थी और एक तरह की बेपरवाही भी थी, जो बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उनकी शुरुआती पढ़ाई अमृतसर में हुई और फिर उन्हें नैनीताल के शेरवुड कॉलेज भेजा गया। पढ़ाई में वे तेज थे। 1919 में उन्होंने जूनियर कैम्ब्रिज पास किया और 1931 में सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। उनकी इच्छा साफ थी, वे अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता से लंदन जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनके पिता ने यह कहकर मना कर दिया कि उनकी उम्र कम है और परिवार पहले से 2 बच्चों को लंदन में पढ़ा रहा है। यह अना सैम को अंदर तक लग गई। यहीं से उनकी दिशा बदल गई। उन्होंने अमृतसर के हिंदू सभा कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई जारी रखी। अप्रैल 1932 में पंजाब विश्वविद्यालय की परीक्षा में उन्होंने विज्ञान में 3रा स्थान प्राप्त किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसी समय भारत में एक नई सैन्य अकादमी की स्थापना की प्रक्रिया चल रही थी। ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए इंडियन मिलिट्री अकादमी बनाई जा रही थी। पूरे देश से चुनिंदा युवाओं को इसमें शामिल किया जाना था। सैम ने अपने पिता से अनुमति मांगी, लेकिन इस बार भी उन्हें मना कर दिया गया। फर्क इतना था कि इस बार सैम रुके नहीं। उन्होंने बिना अनुमति आवेदन कर दिया, परीक्षा दी और देश भर से चुने गए केवल 15 उम्मीदवारों में उनका नाम शामिल हुआ। मेरिट लिस्ट में वे 6ठे स्थान पर थे। 8 अक्टूबर 1932 को वे इंडियन मिलिट्री अकादमी के पहले बैच का हिस्सा बने। इस बैच को बाद में दी पायोनियर्स कहा गया। यह सिर्फ एक बैच नहीं था, बल्कि भारतीय सैन्य नेतृत्व की नई शुरुआत थी। 3 वर्षों की कठिन ट्रेनिंग ने उन्हें बदल दिया। अनुशासन, रणनीति, नेतृत्व और सबसे महत्वपूर्ण, सैनिकों को समझने की कला। सैम की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे अपने जवानों की भाषा बोलते थे। पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और गुजराती पर उनकी मजबूत पकड़ थी। बाद में उन्होंने पश्तो भी सीखी और मिलिट्री इंटरप्रेटर की परीक्षा पास की। यह गुण उन्हें सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद नेता बनाता था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। धीरे धीरे वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतते गए। लेकिन असली परीक्षा 1929 के बाद आने वाली थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और एशिया का युद्ध क्षेत्र तेजी से बदलने लगा। 1940 में जापानी सेना बर्मा तक पहुंच चुकी थी। सितांग नदी के पास स्थित ब्रिज रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। यदि वह दुश्मन के हाथ लग जाता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। उस समय योग्य अधिकारियों की कमी के कारण जिम्मेदारी कैप्टन सैम मानेक शॉ को सौंपी गई। वे युवा थे, लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए। जापानी सेना ने आक्रमण किया। गोलीबारी तेज थी, हालात बेहद कठिन थे, लेकिन सैम ने पीछे हटने के बजाय जवाबी हमला किया। उनकी कंपनी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दुश्मन को पीछे धकेल दिया। हालांकि इस संघर्ष में भारी जनहानि हुई। इसी लड़ाई के दौरान सैम मानेक शॉ पर मशीन गन से गोलियां चली। उनके शरीर में 9 गोलियां लगी। वे गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। लगभग 36 घंटे तक वे घायल अवस्था में पड़े रहे। अंततः एक सिपाही ने उन्हें उठाकर मेडिकल कैंप पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनकी हालत देखकर उम्मीद छोड़ दी, लेकिन जब होश में आने पर डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ, तो सैम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे एक खच्चर ने लात मार दी।
इतनी गंभीर हालत में भी उनका हास्य बोध कायम था। डॉक्टर ने बाद में कहा कि इतनी हिम्मत और मजाक करने वाला व्यक्ति बचाया जाना चाहिए। कई घंटे चले ऑपरेशन के बाद उनकी जान बच गई। उन्हें उनके साहस के लिए मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह उनके सैन्य जीवन का पहला बड़ा सम्मान था, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने मौत को हराकर वापसी की। स्वस्थ होने के बाद वे फिर से ड्यूटी पर लौटे। धीरे धीरे वे उच्च पदों तक पहुंचे और स्टाफ पदों पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। 1947 में देश आजाद हुआ और विभाजन के बाद सेना का बंटवारा हुआ। उस समय पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तानी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। यह एक बड़ा अवसर था, लेकिन सैम ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। उनका जवाब सीधा था, वे भारत के सैनिक हैं और भारत के लिए ही सेवा करेंगे। आने वाले वर्षों में उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया। वे स्पष्टवादी थे। गलत को गलत कहना उनकी आदत थी। यही आदत आगे चलकर उन्हें मुश्किल में भी डालने वाली थी। 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले उन्होंने सेना की तैयारी को लेकर चिंता जताई थी। उनका मानना था कि बिना पर्याप्त संसाधनों और तैयारी के युद्ध में उतरना खतरनाक होगा, लेकिन उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया। 1962 का युद्ध भारत के लिए बेहद कठिन साबित हुआ। हार के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। इसी दौरान सैम मानेकशॉ पर भी अनुशासनहीनता और अन्य निराधार आरोप लगाए गए। एक ऐसे अधिकारी पर जिसने देश के लिए गोलियां खाई थीं। जांच हुई और सभी आरोप झूठे साबित हुए। लेकिन यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। वे जानते थे कि सेना का सम्मान और मनोबल सबसे ऊपर होना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर काम करना ही उनका सिद्धांत था। समय बीता, परिस्थितियां बदली और धीरे धीरे वही अधिकारी सेना में एक केंद्रीय व्यक्तित्व बनकर उभरा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। देश एक और संकट की ओर बढ़ रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे थे। लाखों शरणार्थी भारत की सीमाओं में प्रवेश कर रहे थे। सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। युद्ध की संभावना साफ दिखाई दे रही थी और इसी समय देश को जरूरत थी एक ऐसे नेता की जो भावनाओं में नहीं, रणनीति में विश्वास करे। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने पहले ही देख लिया था कि बिना तैयारी के युद्ध क्या परिणाम दे सकता है। कुछ ही वर्षों में एक ऐसी ऐतिहासिक बैठक होने वाली थी जिसमें देश का भविष्य तय होना था। एक तरफ प्रधानमंत्री होंगी, दूसरी तरफ सेना प्रमुख, और वहां लिया गया निर्णय तय करेगा कि भारत हार की ओर जाएगा या इतिहास रचेगा। लेकिन उस कहानी की शुरुआत यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली, जब सैम मानेकशॉ प्रधानमंत्री से कहेंगे, अगर अब भी युद्ध किया तो हार निश्चित है। क्या हुआ उस बंद कमरे में? क्या प्रधानमंत्री ने उनकी बात मानी? और कैसे 6 महीने की तैयारी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया? यह जानने के लिए आपको देखना होगा। खंड बी। कमरे में सन्नाटा था। बाहर दिल्ली की हलचल जारी थी, लेकिन उस बंद कमरे में लिया जाने वाला फैसला करोड़ों लोगों की किस्मत तय करने वाला था। सामने प्रधानमंत्री थीं, दूसरी तरफ भारत के सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ। देश के पूर्वी हिस्से में हालात बिगड़ चुके थे। पूर्वी पाकिस्तान में सेना द्वारा नागरिकों पर अत्याचार की खबरें लगातार आ रही थीं। लाखों शरणार्थी भारत की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था। देश में गुस्सा था। सरकार पर कार्रवाई का दबाव था। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता, सैन्य कार्रवाई करनी ही होगी। लेकिन जनरल मानेकशॉ ने तुरंत हामी नहीं भरी। उन्होंने भावनाओं के बजाय परिस्थिति का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि यदि अभी युद्ध किया गया तो भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि मानसून आने वाला है, पूर्वी क्षेत्र की जमीन दलदली हो जाएगी, टैंक और भारी वाहन फंस जाएंगे, पुल कमजोर हैं, रसद आपूर्ति में बाधा आएगी। सेना पूरी तरह तैयार नहीं है। हथियार, गोला बारूद, उपकरण, सबकी व्यवस्था समय मांगती है। उन्होंने साफ कहा, यदि आप अभी युद्ध का आदेश देती हैं तो मैं आपको जीत की गारंटी नहीं दे सकता। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं था, या यह एक सेना प्रमुख का सीधा, स्पष्ट और ईमानदार जवाब था। प्रधानमंत्री ने पूछा, तो आप क्या चाहते हैं? मानेकशॉ ने कहा, मुझे 6 महीने दीजिए, मैं तैयारी कर लूंगा, फिर युद्ध होगा और हम जीतेंगे। उस समय यह निर्णय आसान नहीं था। राजनीतिक दबाव था, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजर थी, लेकिन अंततः प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुख पर भरोसा किया। यही वह क्षण था जब रणनीति ने जल्दबाजी पर जीत हासिल की, और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे व्यवस्थित सैन्य तैयारी अभियान। अगले 6 महीनों में भारतीय सेना ने व्यापक तैयारी की। पूर्वी मोर्चे पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई, रसद मार्ग मजबूत किए गए,
पुलों और सड़कों की मरम्मत हुई। वायुसेना और नौसेना के साथ समन्वय स्थापित किया गया। खुफिया जानकारी जुटाई गई। हर स्तर पर योजना बनाई गई। यह केवल युद्ध की तैयारी नहीं थी, यह निर्णायक युद्ध की तैयारी थी। साथ ही कूटनीतिक मोर्चे पर भी काम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया गया। सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि हुई, जिससे संभावित बाहरी हस्तक्षेप की स्थिति में भारत को रणनीतिक सुरक्षा आई। चीन की संभावित प्रतिक्रिया पर भी नजर रखी गई। हर संभावना पर विचार किया गया। यह स्पष्ट था कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। दिसंबर 1971 तक हालात बदल चुके थे। सेना तैयार थी, मौसम अनुकूल था, रणनीति स्पष्ट थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया। यह औपचारिक रूप से युद्ध की शुरुआत थी, लेकिन भारत पहले से तैयार था। जवाब तुरंत और संगठित तरीके से दिया गया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना ने बहुआयामी हमला शुरू किया। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच अभूतपूर्व समन्वय था। लक्ष्य स्पष्ट था। ढाका तक पहुंचना, केवल सीमित क्षेत्रों पर कब्जा करना उद्देश्य नहीं था। लक्ष्य था निर्णायक परिणाम। भारतीय सैनिक तेजी से आगे बढ़े। कई जगह पाकिस्तानी प्रतिरोध मिला, लेकिन भारतीय सेना की अलग थलग कर दिया। वायुसेना ने महत्वपूर्ण ठिकानों को निष्क्रिय किया। नौसेना ने समुद्री मार्गों को नियंत्रित किया। पूर्वी पाकिस्तान की संचार व्यवस्था टूटने लगी। पाकिस्तानी सेना धीरे धीरे घिरती चली गई। सिर्फ 13 दिनों में स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। दुनिया ने देखा कि भारत ने केवल युद्ध नहीं जीता, बल्कि एक नए राष्ट्र के जन्म में भूमिका निभाई। बांग्लादेश अस्तित्व में आया। यह केवल सैन्य विजय नहीं थी, यह रणनीतिक धैर्य, तैयारी और नेतृत्व की जीत थी, और इस पूरी योजना के केंद्र में थे जनरल सैम मानेकशॉ। लेकिन जीत के बाद शोर थम जाता है, परेड खत्म हो जाती है, अखबार नई खबरों की ओर बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे वही व्यक्ति जिसने इस जीत की नींव रखी थी, सुर्खियों से दूर होने लगा। उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। और यही मेरी कहानी खत्म हुआ। अगर मेरा कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय हिंद लिख देना।